हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये कार्बोनेट्स कंपाउंड का चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ा। हमने ब्रांच हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं ये देखा। हमने साइक्लो एल्केन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, चलिए समझते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें अपने स्ट्रेट कार्बन चेन की, अगर हम एल्केन की बात करें, अगर हम बात करें एल्केन की, मान लेते हैं मैं ब्यूटेन बनाता हूं, तो ब्यूटेन कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन्स लगे होंगे यहां पर, दिस इज ब्यूटेन। इसमें सभी कार्बन आपस में लिंक्ड है सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, और बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है जब कोई एटम या कोई एटम का ग्रुप, जब कोई एटम या एटम का ग्रुप आकर के इस हाइड्रोकार्बन की चेन में से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है और खुद कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब एक हाइड्रोकार्बन की चेन में कोई एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम आता है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कार्बन के साथ खुद बॉन्ड बनाता है, तो उस एटम को या उस ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा OH है, ये आया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना रखा है, सिंगल बॉन्ड। ये आया और इसने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, यहां से हटा दिया। क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया और खुद आके यहां बैठ गया, खुद आके यहां बैठ गया। तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम है ना, ये जो OH है, ये हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सिर्फ OH ही नहीं, मान लेते हैं कि एक ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन एटम आया। ऑक्सीजन एटम ने क्या किया, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। कितने हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को, और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों बनाएगा, बहुत बच्चों को इसका आंसर पहले से पता होगा। कार्बन को देखो, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तब कंप्लीट होगा ना जब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मिलेगी। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी तो जाकर के उसका आउटर मोस्ट शेल फिल होगा। इसीलिए ऑक्सीजन आएगा और कार्बन साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, जिसके लिए 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये ऑक्सीजन भी हमारा एक फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। आ रही बात समझ में। अब यहां पर देखिए, एज लाइक यहां पर अगर हम बात करें तो वैसे ही अगर यहां पर हाइड्रोजन लगाए, एक क्लोरीन आया और क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और खुद यहां पर बॉन्ड बना लिया, तो क्लोरीन भी हमारा फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो क्या करता है, जो हाइड्रोकार्बन की चेन में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कार्बन के साथ खुद बॉन्ड बना लेता है, तो उस एटम को या उस ग्रुप ऑफ एटम को फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब आइए इसको समझते हैं, डेफिनेशन इसकी देखते हैं और कितने फंक्शनल ग्रुप्स को हमें पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखा है, इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, मैं इधर आ जाता हूं, इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजेंस। अभी हैलोजेंस क्या होते हैं मैं बात करूंगा। ऑक्सीजन्स, नाइट्रोजन एंड सल्फर एक्स्ट्रा सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। तो एक हाइड्रोकार्बन की चेन में एक या दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है, हेलोजेंस के द्वारा, ऑक्सीजन्स के द्वारा, नाइट्रोजन या सल्फर के द्वारा, और ऐसे रिप्लेस किया जाता है ताकि कार्बन का जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड रहे। मतलब जितने हाइड्रोजन को हटाएंगे या कार्बन से जितने हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, उतने ही एटम्स आकर के उतना ही बॉन्ड कार्बन साथ बना करके क्या करेंगे, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड रखेंगे। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू हेटेरोएटम। अच्छा, यहाँ हेटेरोएटम की डेफिनेशन दी गई है। तो हेटेरोएटम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हेटेरोएटम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हेटेरोएटम उन एटम्स को कहा जाता है जो जो बॉन्ड बनाते हैं कार्बन के साथ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हेटेरोएटम की बात कर लेते हैं पहले। तो हेटेरोएटम किनको कहते हैं, तो यहां पर देखिए, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि मान लेते हैं मेरी ब्यूटेन की चेन थी, ये मेरी ब्यूटेन की चेन थी और यहाँ OH आके जुड़ गया। OH आके जुड़ा कौन, पूरा का पूरा OH। ये OH ग्रुप आया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
एटम से बना हुआ एक ग्रुप आया जिसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, लेकिन एक्चुअली हाइड्रोजन को रिप्लेस किसने किया? ऑक्सीजन ने किया। इस ग्रुप के ऑक्सीजन ने रिप्लेस किया, क्योंकि ऑक्सीजन आया और OH ग्रुप आया और OH ग्रुप में से ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को हटाया और बॉन्ड बनाया। तो ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ने खुद ही जो है बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ। तो इस ग्रुप, ये आया तो पूरा ये OH ग्रुप, लेकिन बॉन्ड किसने बनाया? बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन हमारा हेटेरो एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेटेरो एटम। तो क्या होता है हेटेरो एटम? हेटेरो एटम उन एटम्स को कहते हैं जो ग्रुप के वो एटम्स, फंक्शनल ग्रुप के वो एटम्स जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं ना, उन एटम्स को हेटेरो एटम कहते हैं। जैसे यहाँ पर OH में O हमारा हेटेरो एटम है, क्योंकि इसने क्या किया है? इसने ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है। ठीक है, ऑक्सीजन को हटाकर खुद कार्बन से बॉन्ड बनाया है, इनको हेटेरो एटम कहते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन बढ़ा के क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप भी और हेटेरो एटम दोनों ही है, क्योंकि ये सिंगल एटम है। तो इसी ने हाइड्रोजन को हटाया, तो क्योंकि इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये हेटेरो एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेटेरो एटम कहलाएगा। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप भी यही है। अब जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। किसने रिप्लेस किया? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन हमारा हेटेरो एटम भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, क्योंकि सिंगल एटम है ना, तो यही हेटेरो एटम है और यही फंक्शनल ग्रुप है। तो हेटेरो एटम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वो ग्रुप के वो एटम्स, कोई भी फंक्शनल ग्रुप के वो एटम्स जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करे। अगर वो सिंगल एटम है तो वो हेटेरो एटम भी और फंक्शनल ग्रुप भी है, और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स है, जैसे OH में 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ ग्रुप में है, तो उसमें से ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को हटाने का काम किया है, उसमें से ऑक्सीजन ने कार्बन चेन में से हाइड्रोजन को हटाने का काम किया है, तो ऑक्सीजन हमारा हेटेरो एटम कहलाएगा। तो यहाँ हेटेरो एटम का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है कि फंक्शनल ग्रुप का वो एटम जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, वो एटम क्या कहलाएगा? हेटेरो एटम कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करना है। तो हमें डिस्कस क्या क्या करना है? हमें हेलोजेंस को डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, हेलोजेंस में हेटेरो एटम कौन होता है? हेलोजेंस में हेटेरो एटम हमारा वही हेलोजन ही होगा जो आ रहा है, जुड़ रहा है, क्योंकि हेलोजन यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको हेलोजेंस कहते हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये आ रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं? कार्बन चेन में से हाइड्रोजन को हटा रहे हैं और खुद कार्बन के साथ जुड़ जा रहे हैं। तो ये हमारे हेटेरो एटम है और ये हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हेलोजन ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा क्या है? एल्कोहल है। वो क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल में OH ग्रुप आता है। एल्कोहल में OH का ग्रुप आता है। OH ग्रुप इन द सेंस कि एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप है जो आएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कार्बन चेन में से और खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड को पढ़ेंगे। एल्डिहाइड में क्या होता है? एक ऑक्सीजन आएगा और क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। कीटोन में क्या होता है? कीटोन में भी सेम होता है। कीटोन में भी आपका सेम होता है, आपका एक ऑक्सीजन आएगा और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और डबल बॉन्ड बना लेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझेंगे। दोनों में ही ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है और डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, कार्बन की चेन में। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप है जो हमें पढ़ना है। इसमें क्या होता है? 2 ग्रुप्स एक साथ आ जाते हैं, एक डबल बॉन्ड O और OH दोनों आकर के एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर OH भी आकर के कार्बन चेन में जुड़ेगा और डबल बॉन्ड O भी आकर के कार्बन चेन में जुड़ेगा। ठीक है, तो इतने ग्रुप्स हमें पढ़ने, इतने ग्रुप्स को हमें स्टडी करना है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हेलोजन से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? हेलोजन से। तो हेलोजन को सबसे पहले समझना जरूरी है कि हेलोजेंस क्या होते हैं। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है हमारा। पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप 17 को देखोगे, ग्रुप 17 कैसे काउंट करना है? ग्रुप 17 कैसे काउंट करना है जरा इधर देखना। ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड दिस इज 18। तो 17th ग्रुप को आप देखो ध्यान से, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं? फ्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है, ब्रोमीन दिख रहा है, आयोडीन दिख रहा है और एस्टेटीन दिख रहा है। एस्टेटीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन।
इस ग्रुप को हेलोजन कहते हैं, इसी ग्रुप को हम लोग हेलोजन कहते हैं, इस ग्रुप को हेलोजन कहते हैं, हेलोजन कहते हैं, हेलोजन्स कहते हैं। क्या होता है हेलोजन? तो देखो ध्यान से समझना बच्चों, हेलोजन दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलो एंड जेंस, हेलो एंड जेंस। हेलो का मतलब होता है सी सॉल्ट और जेन मतलब प्रोड्यूसिंग फॉर्मेशन या बनाना, ठीक है। तो हेलोजन अगर आप देखोगे तो सी सॉल्ट फॉर्मेशन या सी सॉल्ट फॉर्मिंग, तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स जो सी सॉल्ट में पाए जाते हैं या ऐसे एलिमेंट जिनसे सी सॉल्ट बना हुआ है उनको हम हेलोजन्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनसे सी सॉल्ट बना हुआ है, समुद्र में जो भी सॉल्ट होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स में आपको ये एलिमेंट्स दिखाई देंगे। ऐसे मोस्ट कॉमन सॉल्ट जिसको हम लोग समुद्र से एक्सट्रैक्ट करते हैं और खुद यूज करते हैं वो NaCl। क्या है? NaCl। तो ये NaCl एक्चुअली क्या है? ये सी सॉल्ट है और इसमें क्या है? क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। वैसे MgCl2 हो गया आपका, ठीक है। और भी बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जिनमें ये ग्रुप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इन ग्रुप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो सी में प्रेजेंट जो भी सॉल्ट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट में इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो यानी कह सकते हैं एक तरीके से कि सी का जो भी सॉल्ट बना हुआ है इन्हीं ग्रुप के एलिमेंट के साथ बना हुआ है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया गया है? हेलोजन रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है सी सॉल्ट फॉर्मिंग, यानी ऐसे ऐसे एलिमेंट जो सी में प्रेजेंट सॉल्ट्स में पाए जा रहे हैं, सी में प्रेजेंट सॉल्ट्स इन्हीं से बने हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग हेलोजन्स कहते हैं। तो आई होप आपको हेलोजन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हेलोजन में यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब ये एलिमेंट्स आकर के, जब इनमें से कोई एक एलिमेंट आकर के, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लोरीन ब्रोमीन के बारे में आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्लोरीन और ब्रोमीन दिखाई देंगे, ठीक है। बट फ्लोरीन भी आ सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि फ्लोरीन नहीं जुड़ सकता कार्बन चेन से, फ्लोरीन भी जुड़ सकता है। तो यहां पर देखो, यहां पर जब अब हम बात करते हैं हेलोजन सीरीज की ना, हम बात करते हैं हेलोजन सीरीज की, हेलोजन्स की बात कर लेते हैं। तो यहां जब कार्बन की चेन में से हाइड्रोजन को हटा करके हेलोजन्स ऐड हो जाते हैं ना, तो उसको हम लोग जो कहते हैं वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा हेलो एल्केन बन जाता है। जब किसी एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाला जो चेन है, सिंगल कार्बन बॉन्ड वाला जो चेन है, तब सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन चेन में कोई हेलोजन आकर के हाइड्रोजन को हटाए और जुड़ जाए तो वो क्या बनाता है? हेलो एल्केन बनाता है। आइए कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दी है हेलोजन, यहाँ डालते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा मीथेन है। मीथेन क्या होता है? CH4, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। अब क्लोरीन आया, क्लोरीन ने क्या किया? मैं भूल जाता हूं कभी कभी कि मुझे कौन सा इरेजर यूज करना है, सब कुछ ही मिटा देता हूं। कम लिखा तो ठीक है, ज्यादा लिखा तो दिक्कत हो जाती है, फिर से लिखना पड़ता है। यहां पर क्या हुआ? यहां पर अब इस बार वो गलती ना हो। अब यहां पर एक क्लोरीन आया और उसने क्या किया? एक हाइड्रोजन को हटाया और जुड़ गया, एक हाइड्रोजन को हटाया और जुड़ गया। तो ये अब हेलो एल्केन बन गया। ये क्या बन गया? हेलो एल्केन बन गया। कैसे नेमिंग करेंगे इसकी? नेमिंग कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। नेमिंग कैसे करेंगे? पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन की बात करेंगे Cl। तो इसका फॉर्मूला हो गया CH3Cl। नेम क्या हो जाएगा इसका? देखो क्योंकि इसमें क्लोरीन आके ऐड हुआ है ना, तो जो हेलोजन ऐड होता है ना उसको प्रीफिक्स में लगाते हैं। जो हेलोजन, देखो नाम से ही समझ लो, लिखते ऐसे ही है हेलो एल्केन, मतलब कौन सा हेलोजन आएगा उसको आगे लगाओ। तो क्लोरीन आया है ना, तो क्लोरीन के लिए आप क्लोरो लगाओगे। क्लोरीन के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करोगे? क्लोरो यूज करोगे। आप क्या यूज करोगे? क्लोरो। तो प्रीफिक्स आप यूज करोगे, आप ये बताओगे कि क्लोरीन आके जुड़ा है तो आप क्लोरो यूज करोगे, फिर चेन का नाम लिखोगे। चेन कौन सी है? मिथेन की है। चेन मिथेन की थी, तो यहां पर हो जाएगा क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपका 2 कार्बन का चेन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहां पर आकर के क्लोरीन जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन को हटाता है और क्लोरीन जुड़ जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5। कुछ नहीं करना, गिन लो कितने कार्बन, 2 कार्बन तो C2, कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5, 5 तो C5Cl, C2C5Cl। क्या नाम हो जाएगा इसका? क्लोरीन आके जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो
इथेन, स्ट्रेट चेन इथेन की थी ना, तो इथेन। अब जुड़ा क्या है, क्लोरो। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट यहां मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जोड़ देता हूं, यहां मैं क्लोरीन की जगह ब्रोमीन जोड़ देता हूं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा C3H7Br। गिन लीजिए, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन और फिर Br। इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। अब क्योंकि ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो, ब्रोमीन जुड़ा है तो ब्रोमो। और स्ट्रेट चेन कितने की है, 3 कार्बन की, यानी प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं 4 कार्बन की चेन है और ब्रोमीन जुड़ जाए, 4 कार्बन की चेन है और ब्रोमीन जुड़ जाए, तो क्या नाम पड़ जाएगा, C4H9Br। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो, ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है। वैसे ही अगर 5 कार्बन की चेन हो तो, अब मैं यहां बीच में नहीं जोड़ सकता क्या क्लोरीन, बिल्कुल जोड़ सकता हूं, ऐसा नहीं कि हमेशा एंड में जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा C5H11, C5H11 अब Cl। क्या नाम लिखेंगे इसका, आप इसको लिख सकते हो क्लोरो पेंटेन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसका एक और नाम है, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोकेशन बता सकते हैं कि क्लोरीन कहां लगा है। तो क्लोरीन लगा है, काउंट करेंगे 1 2 3, थर्ड कार्बन पर दिख रहा है यहां से 1 2 3, दोनों तरफ से तीसरे कार्बन पर। तो नियरेस्ट कार्बन से मिमिक करते हैं, आपको ये पता चल गया होगा ब्रांचिंग में। तो इसको आप लिख सकते हो 3 क्लोरोपेंटेन, इसको आप 3 क्लोरोपेंटेन या क्लोरोपेंटेन लिख दो। ठीक है, इसका नाम हो गया 3 क्लोरोपेंटेन। क्या नाम हो गया इसका, 3 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, हाँ ठीक है, 3 क्लोरोपेंटेन। अब हेक्सेन बना लीजिए इसी तरीके से, 6 कार्बन की चेन हो गई, मैं यहां लगा देता हूं Br, ब्रोमीन लगा देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, C6H13Br। तो इसका नाम है ब्रोमो हेक्सेन या 2 ब्रोमो हेक्सेन। क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हेक्सेन। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी और भी इसमें करेंगे, और भी इसमें चीजें करनी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके लिख लीजिए नोटबुक पे, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करिए। जो भी डेफिनेशन मैं लिखता हूँ बोर्ड पीपीटी में अपने स्लाइड्स में, उसको भी लिख लिया करिए, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको भी नोट डाउन कर लिया करिए, ताकि कंप्लीट नोट्स बन जाए आपके। जितना मैं पीपीटी में लिख करके लाता हूँ या जितना मैं बोर्ड्स पर लिखता हूँ, दोनों को अगर आप लिख लोगे तो आपको कोई एडिशनल नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सफिशियंट है उतना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कुछ जनरल नेमिंग कर ली हेलो एल्केन्स में। अब बात करते हैं, अगर मान लेते हैं ये मेरा एक कार्बन था, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, मिथेन है मेरा ये। अब यहाँ क्लोरीन आता है और 2 हाइड्रोजन हटा देता है। कितने हाइड्रोजन हटा देता है, 2। 2 क्लोरीन आके जुड़ जाते हैं। कितने क्लोरीन आके जुड़ जाते हैं, 2 क्लोरीन। तो क्या ये कंपाउंड बन सकता है, जी बिल्कुल बन सकता है। क्या नाम हो जाएगा इसका, एक जुड़ा था तो क्लोरोमीथेन था, जो 2 जुड़ गया तो डाई क्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई, डाई यानी 2 क्लोरो, डाई क्लोरो मतलब 2 क्लोरीन जुड़ गया है, किसमें, मिथेन में। किसमें जुड़ गया है, मिथेन में। अच्छा क्या सर 3 जुड़ सकता है, जी बिल्कुल जुड़ सकता है, 3 क्लोरीन भी आकर के जुड़ सकता है। 3 क्लोरीन आके जुड़ गया तो ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो जाएगा,
ट्राईक्लोरोमीथेन। ठीक है। अरे सर क्या 4 जुड़ सकता है? जी बिल्कुल, चारों पर क्लोरीन आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और CCl4 तो कॉमन कंपाउंड है, नाम सुना होगा इसका, है नाम तो सुना ही होगा CCl4 का। इसको बोलते हैं टेट्रा क्लोरोमीथेन। शाहरुख खान टाइप का कंपाउंड है ये, नाम तो सुना ही होगा वाला। क्या नाम रखेंगे इसका? इसका नाम रखेंगे CH2Cl2। ये क्या हो जाएगा? CHCl3। इसका CCl4। अब CCl4 तो सुना होगा, ये तो मत बोलना सर नहीं पढ़ा हमने, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो इतने दिन से। ठीक है, तो ये हो गया CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। तो इस तरीके से आप नेमिंग करोगे। ठीक है, ब्रांचिंग की नेमिंग जैसे करते थे, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं लग रहा उसका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और भी कंपाउंड्स देखते हैं। अब जैसे इथेन में देख लेते हैं, मिटा दो इसे, बोर्ड भरते हैं। चलो आ जाओ इधर लिखें। अगर मान लेते हैं मेरा ये इथेन है, यहाँ एक क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ एक क्लोरीन जुड़ गया। अब क्या लिखोगे? अब क्योंकि 2 कार्बन की चेन हो गई ना, ये कितने कार्बन की? 2 कार्बन की चेन। तो अगर अब एक से ज्यादा क्लोरीन लग रहा है ना, तो लोकेशन को स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो अब यहां लिखोगे 1,1 डाइक्लोरो, कि दोनों क्लोरीन 1 वाले फर्स्ट कार्बन पर ही लगाए, डाइक्लोरो इथेन। क्योंकि अगर देखो क्लोरीन तो यहां पर भी इस कंडीशन में भी 2 हो सकता है ना, एक क्लोरीन इस पर लगा दो, एक क्लोरीन इस पर लगा दो। तो यहां पर इसका नाम, अच्छा ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यानी यहां हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बार बार हाइड्रोजन लिखना नहीं चाह रहा मैं, तो इसलिए मैं बस लाइन बना के छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या नाम हो गया इसका? इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो इथेन। 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और क्या पॉसिबिलिटी? बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, मैं कुछ कर रहा हूं। ठीक है, एक क्लोरीन इस पर, एक इधर, एक इस पर। ठीक है, अब यहाँ 3 क्लोरीन आ गए। कितने आ गए? इथेन की चेन में 3 क्लोरीन आ गए। तो क्या रखोगे नाम? सबसे ज्यादा क्लोरीन किस कार्बन पे? इस पर। तो नेमिंग यहां शुरू करो, फर्स्ट सेकंड। तो आप रखोगे 1,1,2 ट्राईक्लोरो इथेन। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूं कि नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, सिर्फ एक क्लोरीन जुड़ा हो ये जरूरी नहीं है। हम क्लोरीन क्लोरीन कर रहे हैं, ब्रोमीन देख लेते हैं। मान लेते हैं ये इथेन है, यहाँ क्लोरीन जुड़ गया और यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया। अब क्या गलत हो गया? नहीं, ये भी सही है। अब क्या नाम हो जाएगा इसका? तो कहीं से भी इस चेन स्टार्ट कर लो, चाहे क्लोरीन से कर लो चाहे ब्रोमीन से। तो यहां पर हो जाएगा 1 क्लोरो 2 ब्रोमो इथेन। 1 क्लोरो 2 ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये हो जाएगा नाम इसका। आगे बढ़े। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उसको करके उनकी नेमिंग करके बताना मुझे थोड़ा, तो इसको नोट डाउन कर लो। देखिए इस वाले कंपाउंड में क्या होगा ना, ये जो लास्ट कंपाउंड मैंने किया है, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये आपको हायर क्लास में सिखाया जाएगा। ये जो नेम मैंने लिखा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो सही है, बट ऐसे इसको गलत माना जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर दोनों जो हेलोजन और क्लोरीन है, दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले उसको मेंशन करेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो। अल्फाबेटिकली अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन का बी पहले आएगा क्लोरीन के सी से। तो यहां पर आप इस ऑर्डर में क्या करोगे, नेमिंग करोगे। तो यहां पर आप ये नेम नहीं लिखोगे, आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे तो ब्रोमीन का बी पहले आएगा क्लोरीन। तो नेमिंग आप यहां से स्टार्ट करोगे फर्स्ट सेकंड। तो यहां से आप लिखोगे 1 ब्रोमो, ठीक है, 2 क्लोरो इथेन। याद रखना जब ग्रुप सेम ग्रुप के एटम्स आकर के रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, तो पहले किस ग्रुप को, पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? अल्फाबेटिकली जो मतलब जो पहले आ रहा हो, अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा हो उसको आप क्या दोगे? प्रायोरिटी दोगे। ये बात थोड़ी सी मेरे को मिस हो रही थी, तो मेरे को अभी याद आया कि यहां पर जो है आप यहां क्या करोगे, आप अल्फाबेटिकली चेक करोगे। क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों हेलोजन ग्रुप्स के हैं, तो दोनों को आप जो है प्रायोरिटी, दोनों की प्रायोरिटी इक्वल होती है कार्बन चेन में। तो यहां पर आप सबसे पहले आप
अल्फाबेटिकली चेक करोगे कि कौन पहले आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है क्लोरीन आ रहा है। तो ब्रोमीन आ रहा है तो जिस वजह से आप ब्रोमो पहले मेंशन करोगे, वहां से नेमिंग स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा यहां पर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्लास 10th लेवल में तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 10th लेवल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो कुछ ग्रुप्स मैं आपको कुछ देता हूं करने के लिए, आप करके बताओ मुझे क्या इसका नेमिंग होगा। ठीक है, इनको मिटा रहा हूं मैं। अब बताओ मुझे, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, मुझे वो नाम लिख के बताना कि क्या नेम क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए नाम लिख के बताइए इन चारों का, फिर देखते हैं आपने सही लिखा या नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है इसका नाम, क्या लिखा है इसका नाम? सर इसका नाम तो मैंने लिखा, यहां से फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो मैंने लिखा 2,3 डाई क्लोरो प्रोपेन, यही लिखा सर मैंने। बेटा जी तरीका तो तुमने सही यूज किया, बट एक चीज भूल गए, हम नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से क्लोरीन पहले पड़ेगा। तो क्लोरीन पहले कहां से पड़ रहा है? क्लोरीन पहले यहां से पड़ रहा है, तो नंबरिंग आपने बच्चे गलत कर दी, तो नेम आपने गलत लिख दिया। नंबरिंग आपने गलत कर दी तो नेम आपने गलत लिख दिया। यहां पर जो इसका नंबरिंग होगा वो यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3। तो आपका जो क्लोरीन लगा है वो पहले और दूसरे नंबर पर लगा है, ना कि दूसरे और तीसरे नंबर पर। तो बस यही गलती कर दी आपने, यहां पर आपको 1,2 लिखना था, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या लिखा? क्लोरीन कहां पहले पड़ रहा है? इधर पड़ रहा है, तो चेन की नेमिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4। सर पहले पर भी क्लोरीन, दूसरे पर भी क्लोरीन, तीसरे पर भी क्लोरीन, तो क्या नाम हो जाएगा? 1,2,3 ट्राई क्लोरो, और ना स्ट्रेट चेन कितने की? 1 2 3 4, 4 कार्बन की, ब्यूटेन। 1,2,3 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। इसका भी नाम सही लिखा आप लोगों ने। इसका नाम क्या लिखा? ब्रोमीन कहां पहले पड़ रहा है? इधर से, तो यहां से 1 2 3 4। सर मैंने लिखा 1,1, क्योंकि 1 पर 2 ब्रोमीन्स हैं, तो 1,1, फिर तीसरे कार्बन पर आ जाओ, थर्ड कार्बन, 1,1,3 ट्राई ब्रोमो, क्या कितने कार्बन की चेन है? 4 की है, ब्यूटेन। अच्छा बताइए फोर्थ वाले का क्या लिखा? फोर्थ वाले का क्या लिखा? फोर्थ वाले में क्या लिखा आपने? सर आपने अभी बताया कि अल्फाबेटिकली देखना है हमें, तो हाँ सर, तो बी पहले आएगा, तो यहां से नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो हम क्या नाम लिखेंगे इसका? 2 ब्रोमो 3 5 डाइक्लोरो, क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 4, 4 कार्बन, ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3,5 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये लिखा आप लोगों ने। तो किसने किसने ये नेमिंग करी है? सर मैंने भी करी, आपने ही सिखाया है, सबने यही करी होगी मोस्ट ऑफ द केस। देखो अब चीजें समझो ध्यान से, मैंने क्या बोला था, उस कंडीशन में क्या था, मेरे को तो एग्जांपल याद नहीं, बट उस कंडीशन में क्या था? उस कंडीशन में ये था कि यहाँ भी ब्रोमीन लगा हुआ था और यहाँ क्लोरीन लगा हुआ था, एक ब्रोमीन एक क्लोरीन लगा था।
तब यहां पर आपके ऊपर है, क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो यहां से मैंने नंबरिंग कर दी थी, ठीक है, यहां से मैंने नंबरिंग कर दी थी। लेकिन उस चेन का क्या जहां पर क्लोरीन ज्यादा हो ब्रोमीन से, उस केस का कहा क्या, जहां क्लोरीन ज्यादा और क्लोरीन पहले आपको दिख रहा हो, तो उस केस में क्लोरीन को प्रायोरिटी दोगे, तब अल्फाबेटिकल नहीं चलोगे। क्लोरीन की नंबरिंग ज्यादा है, ज्यादा क्लोरीन प्रेजेंट है चेन में जो है ज्यादा क्लोरीन प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी क्लोरीन को आप दीजिए। और यहां पर नेमिंग जो आपने करी है 2 ब्रोमो 3,5 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये नेमिंग आपकी हो जाएगी गलत। और आपकी सही नेमिंग क्या होगी, आपकी सही नेमिंग होगी कि आपका सबसे पहले क्लोरीन कहां पड़ रहा है, आपका क्लोरीन कहां पर आपको मिल रहा है, आपको क्लोरीन मिल रहा है यहां पर, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो आपकी नेमिंग अब क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी, अच्छा नाम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ब्रोमीन को लिखते हैं 3 ब्रोमो, सबसे पहले ब्रोमीन अल्फाबेटिकली यहां तो चलेंगे ही चलेंगे, 3 ब्रोमो 1,2 डाइक्लोरो, देखो अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन लिखेंगे, ठीक है, डाइक्लोरो और क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। खैर ये सब आउट ऑफ 10th है, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, 10th में आपसे नहीं पूछेगा। तो कुछ हमने हेलोजन्स के बारे में पढ़ा, हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा एल्कोहल सीरीज होगी, क्या होगी, एल्कोहल सीरीज होगी, एल्कोहल सीरीज। एल्कोहल सीरीज में क्या होता है, एल्कोहल सीरीज में आपका जैसे ये मीथेन है, आपका ये मीथेन है, तो मीथेन में क्या होगा, मीथेन में एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह पर आ जाएगा OH, O आकर के कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये OH ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो ये OH आकर के कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा एल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं, तो फॉर्मूला होगा C, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और फॉर्मूला क्या होगा, OH, तो इसका नाम हो जाएगा CH3OH। और नाम क्या होगा, देखो ऐसे स्ट्रेट चेन होता तो मिथेन नाम होता, क्या होता, मिथेन नाम होता। अब क्योंकि OH आकर के जुड़ गया, OH आकर के जुड़ गया, तो E को हटाएंगे और E को सब्स्टिट्यूट कर देंगे OL से, E को सब्स्टिट्यूट कर देंगे OL से, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा मिथेनॉल, OL आ जाएगा, E की जगह पर क्या आ जाएगा, OL आ जाएगा, तो नाम क्या पड़ जाएगा, मिथेनॉल, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें इथेन की, तो ये मेरा इथेन है, यहां पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ OH ला करके जोड़ दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन, C2H5OH, नाम क्या पड़ जाएगा, इथेन होता है, स्ट्रेट चेन इथेन थी, इथेन में E को हटाएंगे और OL जोड़ देंगे, E को हटाएंगे और OL जोड़ देंगे, तो नाम क्या पड़ जाएगा इसका, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा इथेनॉल, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इथेनॉल। अच्छा 3 कार्बन की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन हटाया OH जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन हटाया OH जोड़ दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H7OH, नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपेनॉल, क्या नाम पड़ जाएगा, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल पड़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका 4 कार्बन की बात करता हूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, 4 कार्बन है, OH आगे जुड़ गया, उसने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C4H9OH, नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, 5 कार्बन की चेन है, यहां पर एक हाइड्रोजन हटाया OH जोड़ दिया, बाकी सब हाइड्रोजन लगे हैं ये, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H11OH, C5H11OH, नाम क्या पड़ जाएगा इसका, बिल्कुल सही, पेंटेनॉल, क्या नाम पड़ जाएगा, पेंटेनॉल। अरे बस समझ में, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है OH जोड़ देना है, बन जाएगा एल्कोहल, एक हाइड्रोजन हटाना है OH जोड़ देना है, बन जाएगा एल्कोहल। तो इस तरह हेक्सेनॉल क्या हो जाएगा, ये बन गया आपका C6H13OH, नाम क्या हो जाएगा इसका, हेक्सेनॉल, हेक्सेन होता है,
ई हटा के एल ओल जोड़ दो तो ये हो जाएगा हेक्सेनॉल। क्या बन जाएगा? हेक्सेनॉल। अब बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, और मैं जान रहा हूँ क्वेश्चन क्या होगा। जो बहुत तेज बच्चे होंगे ना वो सोचेंगे सर यहाँ पर आप OH जो लगा रहे हो वो एंड में लगा रहे हो, एंड वाले कार्बन पर लगा रहे हो। जहां पर भी आपने OH लगाया मैंने देखा, एक चीज नोटिस करी, आपने सारे OH को एंड वाले कार्बन पर ही लगाया। और एक और चीज मैंने नोटिस करी, सर आप जो OH जोड़ रहे हो वो सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को हटा के जोड़ रहे हो, क्या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हटा के एक से ज्यादा OH नहीं आ सकता? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटा दे करके एक से ज्यादा OH नहीं आ सकता? दोनों चीजें हो सकती हैं। OH आपका चेन के बीच में भी ऐड हो सकता है और एक से ज्यादा OH भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मैं एक सिंपल सा कंपाउंड लेता हूं, प्रोपीन ले लेता हूं, यहां पर भी OH आ गया। अच्छा सबसे पहले जो है सिंपल सा एक, सबसे पहले सबसे सिंपल वाले की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका कार्बन चेन है, OH अब एंड में ना करके यहां आ जाता है, तो क्या ये अल्कोहल नहीं बनेगा? क्या ये प्रोपेनॉल नहीं बनेगा? क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉल बनना चाहिए। बिल्कुल बनेगा, ये प्रोपेनॉल ही है, ये प्रोपेनॉल ही है। फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका? इसका फॉर्मूला ये लिखोगे ना C3H7OH लिखोगे, ये प्रोपेनॉल ही है। लेकिन क्योंकि अब OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पर नहीं है, वो सेकंड कार्बन पर है। कहीं से भी काउंट कर लो, फर्स्ट सेकंड कहीं से भी कर लो, सेकंड कार्बन पर है। OH कहां पर है? सेकंड कार्बन पर है। तो इसको एक और तरीके से लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं प्रोपेन, प्रोप नॉट प्रोपेन, प्रोप प्रोपेन टू ऑल। यानी यहां पर जो हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है वो सेकंड कार्बन पर है। ठीक है, कहां पर है? सेकंड कार्बन पर। एक तो डाउट ये क्लियर हो गया। दूसरा ये आप देख लो, अब क्या एक से ज्यादा OH नहीं आ सकता? ठीक है, मान लेते 4 कार्बन है, यहां पर भी OH आ गया ग्रुप और यहां पर भी OH ग्रुप आ गया। तो क्या ये कंपाउंड, क्या ये अल्कोहल नहीं है? ये भी अल्कोहल है। ठीक है, तो अब इसका नेम कैसे लिखेंगे सर? सर इसका नेम कैसे लिखेंगे? सर इसका नेम जो है वो कैसे लिखा जाएगा आप बताओ। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा C4H8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन और OH 2 बार है ना। ठीक है, OH 2 बार है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 ऑल। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2,3 ऑल। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख दिया ब्यूटेन 2,3 ऑल। एक चीज मिस कर रहे हैं हम लोग, एक चीज यहां पर मिस कर रहे हैं, बताओ क्या मिस कर रहे हैं? ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन की है। ठीक है, अच्छा एक चीज, यहां ब्यूटेन बोल तो रहा हूं लेकिन यहाँ ई लगाना। ठीक है, प्रोपेन। ठीक, यहाँ पर पूरा लिखेंगे, प्रोपेन पूरा लिखेंगे, एन नहीं, यहाँ पर एन पूरा प्रोपेन लिखेंगे, फिर 2 ऑल लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह ब्यूटेन पूरा लिखेंगे। एक चीज यहाँ मिस कर रहे हैं, फिर भी हम लोग क्या मिस कर रहे हैं बताओ? देखो यहाँ पर OH 2 जगह लगाए ना, तो 2 जगह लगाए तो यहाँ पर ऑल तो लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या एक ऑल होगा? यहाँ लिखेंगे डाई ऑल। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2,3 डाई ऑल। ठीक है, क्योंकि 2 जगह OH लगा हुआ है तो डाई ऑल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बच्चे ने मेरे को कमेंट में डाउट अपना, इसके पहले वाले जो लेक्चर्स मैंने बनाए थे उसने इस फंक्शनल ग्रुप वाले सीरीज से डाउट पूछ लिया था। वो डाउट उसका ये था कि सर ये जो फॉर्मूला है CH3 का होल थ्राइस COH, ये जो है ना इसको हम 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल क्यों लिखते हैं? 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल क्यों लिखते हैं? ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको मिटाता हूं मैं। देखिए मैं थोड़ा सा ना एनसीईआरटी से भी थोड़ा डीप में जा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। जरूरत नहीं इतना जाने की, बस सिंपलेस्ट कंपाउंड बता के भी मैं आगे जा सकता हूं, बट आपको पता होना चाहिए ना कि आप 11th में जाओ तो बेस थोड़ा स्ट्रांग हो आप जब वहां, क्योंकि ये सब आपको 11th में पढ़ना है तो बेस थोड़ा स्ट्रांग होगी। हाँ 10th में कुछ पढ़ाया गया था आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर सीख जाओगे तो वहां पर ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी नेमिंग करने में। वहां पर अभी तो और खतरनाक खतरनाक आपको नेमिंग मिलेगी। तो यहाँ पर देखो इसने बोला सर ये जो CH3, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, CH3
का होल थ्राइस COH, इसको हम लोग 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल क्यों लिख रहे हैं? प्रोपेन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोपेन टू ऑल क्यों लिख रहे हैं? तो मैं उनको समझाना चाहूंगा, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर अगर आप इसका बनाओगे तो यहां पर एक कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है और ये कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हैं। कितने CH3 जुड़े हैं? 3 CH3 जुड़े हैं। तो कैसे जोड़ोगे 3 CH3 को? एक इधर जोड़ दिया, एक इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया, 3 CH3 जोड़ दिया मैंने इस कार्बन के साथ। तो अब आप देखो स्ट्रेट चेन देखोगे तो स्ट्रेट चेन आपको 3 कार्बन की दिखेगी। आप ये वाली चेन नहीं उठा सकते, आप इस वाली चेन को लेकर के नेमिंग नहीं कर सकते, आप इस वाली चेन को उठा करके नेमिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इससे भी बड़ी चेन प्रेजेंट है। वो कौन सी है? आप ऐसे देख लो, 3 कार्बन की चेन है और ऐसे 2 कार्बन की चेन है, ठीक है। आप और तरीका देखो, आप ऐसे देखते तो भी आपको 3 कार्बन की चेन दिखती, आप ऐसे देखोगे तो भी आपको 3 कार्बन की चेन मिलेगी। तो हम सबसे पहले नेमिंग का सबसे पहला नियम यह है कि लॉन्गेस्ट चेन सर्च करो। नेमिंग करने से पहले क्या करो? लॉन्गेस्ट चेन को क्या करो? लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करो, ठीक है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सर्च करना है, ठीक है। सर लॉन्गेस्ट चेन मिल गई मेरी, चलिए मैंने माना ये लॉन्गेस्ट चेन है मेरी। अच्छा, अब आगे, तो अब आप देखो कहीं से भी नेमिंग करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमेशा तीसरे नंबर पर भी आपको एक ब्रांच दिखेगा और एक आपको OH ग्रुप लगा हुआ दिखेगा। तो ब्रांच किसका है? एक कार्बन का ब्रांच है, एक कार्बन का ब्रांच, तो मिथाइल किस नंबर पे? दूसरे नंबर पर। और स्ट्रेट चेन 3 की प्रोपेन, और क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो दूसरे नंबर पर जुड़ा है। कहां जुड़ा है? दूसरे नंबर पर, टू ऑल। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। आ रही है बात समझ में? मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ये अल्कोहल सीरीज हमने पढ़ ली और काफी डीप में पढ़ा, इससे ज्यादा आपको 10th में नहीं पढ़ना। इवन जो मैंने यहां पढ़ाया है उसमें भी बहुत चीजें हैं जो 10th में नहीं आएगी, जैसे ब्यूटेन 2,3 डाइऑल नहीं पूछ लेगा आपसे। समझ में आ रही बात? आप अगर एंड पर आपका OH लगा है या बीच में लगा है तो आप दोनों को ही अगर आप ब्यूटेनॉल लिखते हो या ब्यूटेनॉल मतलब ब्यूटेन 2 ऑल लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं है। अभी ये सब चीजों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देगा 10th, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो बस मैं आपकी हायर थिंकिंग के लिए ये सब चीजें बता दें। अब हम अगले ग्रुप की तरफ, एल्डिहाइड। अगले फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं, एल्डिहाइड। क्या बात करता हूं? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो एल्डिहाइड में क्या होता है? जैसे ये मेरा मीथेन है, सिंपलेस्ट कंपाउंड मीथेन है मेरा, ये मेरा मीथेन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं मीथेन में से 2 हाइड्रोजन को हटा दूं, कितने हाइड्रोजन को? ये 2 हाइड्रोजन को मैं यहां से हटा दूं और इन अब 2 हाइड्रोजन हटा तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन फ्री, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऑक्सीजन से शेयर करा दूं। किसे शेयर करा दूं? ऑक्सीजन से शेयर करा दूं, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। क्या नाम होगा इसका? पहले फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? एल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है? ये जो ये वाला कार्बन का ग्रुप होता है ना, इसको अलग लिखते हैं और बाकी जो बच गया उसको अलग लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे H और इसको हम लिखेंगे CHO। इसको क्या लिखेंगे? CHO, और जो बच गया उसको अलग लिखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला हो गया HCHO हो गया। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? HCHO, और इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथेनल। देखो मिथेन था तो मिथेन में से हमें क्या करना है? मिथेन का ई हटाना और अल जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? अल जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मिथेनल। क्या बन जाएगा? मिथेनल। हमें जो सफिक्स है वो अल कर देना है। सफिक्स क्या कर देना है? अल कर देना है। AL नॉट OL, दिस इज AL। ये बन गया मिथेनल। क्या बन गया? मिथेनल। अब हम 2 कार्बन की चेन लेते हैं, 2 कार्बन की चेन लेते हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं। 2 हाइड्रोजन हटा दिया सर, और यहां पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनवा देते हैं। तो ये क्या बन गया? इसका फॉर्मूला तो मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बताया कि ये वाला चेन, ये वाला ग्रुप अलग और इधर वाला अलग, इधर वाली चेन को अलग लिखते हैं। तो इधर वाली चेन क्या है? इधर वाली चेन किसकी है? इधर है CH3 की चेन। किसकी चेन है? CH3 की चेन। और इधर क्या है? CHO। नाम क्या पड़ जाएगा इसका? क्योंकि 2 कार्बन की चेन है तो नाम हो जाएगा इथेन, और क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड 2 जुड़ गया है तो E को हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे इसकी जगह पर? AL जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? E को हटाएंगे और इसकी जगह क्या जोड़ देंगे? AL जोड़ देंगे। तो नाम क्या पड़ गया इसका? इसका नाम पड़ गया मिथेनल। इसका नाम क्या पड़ गया? मिथेनल पड़ गया, ठीक है। अब यहां पर देखो 3 कार्बन है, अगर ठीक है 3 कार्बन है अगर, तो यहां पर क्या हो जाएगा?
यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये चेन अलग और बाकी बची चेन अलग, तो ये हो जाएगा ये ग्रुप अलग और ये बाकी बची चेन अलग, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H5 CHO। नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से। अच्छा ये लाइन में आपको, ये आपको बनानी नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसको आपको बनाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले कंपाउंड की तरफ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये वाली चेन अलग और ये ग्रुप अलग, तो इसका नाम हो जाएगा C3H7CHO। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनल नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, ब्यूटेनल नाम हो जाएगा। अगले ग्रुप की तरफ चलते हैं। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये चेन अलग ये ग्रुप अलग, तो इसका नाम हो जाएगा C4H9CHO और नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेनल। पेंटेनल। ठीक है, ये ए है, यू लग रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इसमें, लास्ट हम जो देखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, C5, पहले फॉर्मूला लिखते हैं C5H11CHO। ठीक है, और इसका नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। क्या हो जाएगा, हेक्सेनल। अब बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये डबल बॉन्ड जो आप जोड़ रहे हो, ये हमेशा आप सेकंड कार्बन, लास्ट एंड वाले कार्बन पर ही जोड़ रहे हो, बीच में जोड़ो, बीच की चेन में जोड़ो, नहीं जोड़ सकते। यहां बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। जैसे अल्कोहल में था ना, OH कहीं पर भी जोड़ दे रहे थे तो OH कहीं पर भी जोड़ो अल्कोहल ही बनेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ अगर डबल बॉन्ड हो आपने बीच चेन में जोड़ दिया तो वो एल्डिहाइड ना होकर के कीटोन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड में यही डिफरेंस होता है। एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड O होता है, यानी ऑक्सीजन जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एंड कार्बन की, जो कार्बन चेन में जो एंड वाला कार्बन है उसके साथ करता है एल्डिहाइड में, और कीटोन में जो डबल बॉन्ड O होता है, यानी जो ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड शेयर करता है वो किसी कार्बन की किसी बीच, कार्बन चेन में किसी बीच वाले कार्बन के साथ शेयर करता है। बीच इन द सेंस कि ऐसा कार्बन जिसके इधर भी कार्बन की चेन हो और इधर भी कार्बन की चेन हो, ऐसे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O बनाता है कार्बन, तो वो कीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है, कीटोन। तो एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड O होगा वो हमेशा बीच वाले कार्बन पर ही, सॉरी एंड वाले कार्बन पर ही होगा, बीच में नहीं हो सकता। तो क्या, लेकिन सर एक बात बताओ यहां पर जो है आपने हेक्सेन तक ही हमें बता रहे हो, आप हमें सारे जो कंपाउंड्स की नेमिंग बता रहे हो हेक्सेन तक ही बता रहे हो, क्या हमें इतना ही जानना है? तो जी हाँ, आपको इतना ही जानना है। एनसीईआरटी में हेक्सेन तक ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना आपको 10th के लिए। एल्डिहाइड हो गया, बना लिया एल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कीटोन की। कीटोन में भी जो कार्बन है ना, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आकर के जुड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन को हटाते हैं और डबल बॉन्ड O जुड़ जाता है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कीटोन की। कीटोन के साथ कंडीशन क्या है, जो डबल बॉन्ड, जैसे ये मीथेन है मेरा और आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन को हटाया, आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन को हटाया और आपने कहा यहाँ मैं डबल बॉन्ड O जोड़ देता हूं और ये बना देता हूं कीटोन। तो बच्चे कीटोन नहीं है ये। कीटोन का कंडीशन है कि डबल बॉन्ड O जो होगा वो किसी चेन के किसी बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा, चेन के किसी बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा। ये तो कार्बन एक ही है तो ये एंड ही माना जाएगा ना, ये बीच में कहाँ आएगा, बीच में तब आएगा ना जब इसके इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो यहाँ एंड कार्बन है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O आपका जुड़ रहा है वो एंड वाले कार्बन पर जुड़ रहा है, जो कि कीटोन नहीं बनाएगा, वो बनाएगा मिथेनल। आप जाके देख लो, मिथेनल का फॉर्मूला यही है या स्ट्रक्चर यही है। तो कीटोन जो है वो मिथेन, कीटोन में क्या होता है, कीटोन का जो पहला कंपाउंड होता है वो मिथेन से शुरू नहीं होता। तो क्या इथेन से शुरू होता है सर, क्या इथेन से शुरू होता है?
तो अगर मैं इथेन बनाता हूँ ये, और यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 2 हाइड्रोजन हटाता हूँ और यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़ देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा इथेन है और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाता हूँ और डबल बॉन्ड O जोड़ देता हूँ, तो दोनों ही कंडीशन में जो डबल बॉन्ड O है वो चेन के एंड में जुड़ा है, चेन के एंड में जुड़ा है, तो ये भी कीटोन नहीं बन सकता, ये भी एल्डिहाइड है आपका। कीटोन के लिए कंडीशन क्या है, इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन की चेन होनी चाहिए, इस कार्बन के इधर भी कार्बन की चेन, इस कार्बन के इधर भी, वैसे इस कार्बन के इधर तो चेन है कार्बन की लेकिन इधर नहीं है, तो ये दोनों ही एंड कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड O जुड़ रहा है, जो कि कीटोन नहीं बनेगा, जो बनेगा एल्डिहाइड। ये क्या है, एल्डिहाइड है। यही दोनों हमारे इथेनॉल है, ये क्या, ये दोनों क्या हमारे, ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो यहां पर कीटोन ना, मिथेन से भी कीटोन नहीं बन सकता, इथेन से भी नहीं बन सकता। तो फर्स्ट कंपाउंड कीटोन का कहां से शुरू होता है, फर्स्ट कंपाउंड कीटोन का कहां से शुरू होता है, तो फर्स्ट कंपाउंड कीटोन का शुरू होता है आपका प्रोपेन से। कहां से शुरू होता है, प्रोपेन से शुरू होता है। कहां से होता है बच्चा लोग, प्रोपेन से शुरू होता है। तो जैसे अगर मैं प्रोपेन बना रहा हूं, ये मेरा प्रोपेन है, तो अगर मैं इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन को हटा दूं और यहां लाके डबल बॉन्ड O जोड़ दूं, तो ये मेरा कीटोन का पहला कंपाउंड बन गया प्रोपेन से। नेम कैसे लिखेंगे इसका, नाम क्या लिखेंगे इसका, तो देखो इसका सिंपल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला सिंपल, कार्बन गिनो 3, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 और O लगा दो क्योंकि O भी जुड़ा है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन और जो भी O लगा है वैसे लिखते हैं। नाम क्या पड़ जाएगा इसका, इसका नाम पड़ जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन से बना है ना प्रोपेन। अब आप E को सब्स्टिट्यूट करोगे, उससे सफिक्स लगाओगे 1, तो E को हटा करके क्या लगाना है, 1 लगाना है। तो E को हटा करके जब आप 1 लगाओगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी E को हटाना है, बस मैंने N भी हटा दिया, E हटेगा और यहां जुड़ जाएगा 1, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोन। वेरी गुड। अब ब्यूटेन में आप बनाइए, आप इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O जोड़ सकते हो, इस पर भी जोड़ सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर बस हाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो जो डबल बॉन्ड O होना चाहिए उस कार्बन पर होना चाहिए जिसके दोनों तरफ कार्बन की चेन हो, चाहे वो 1 कार्बन की चेन हो या 2 कार्बन की, 4 कार्बन की, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 4, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन और एक O लगाए तो O लग गया। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का E हटा देंगे और 1 जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनोन नाम हो जाएगा। अगला कंपाउंड बनाते हैं, डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, C5H10O। नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेनोन। क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनोन। ठीक है, और एक लास्ट बनाते हैं, हेक्सेन से बनाते हैं, क्या नाम हो जाएगा इसका, फॉर्मूला C6H12O, नाम हो जाएगा हेक्सेनोन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेनोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस समझ में आया। एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड O होता है वो एंड कार्बन पे लगता है, और कीटोन में जो डबल बॉन्ड O लगता है वो ऐसे कार्बन पे लगता है जिसके दोनों तरफ चेन हो, जिसके दोनों तरफ क्या हो, चेन हो। इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब एक बच्चे ने मेरे से डाउट में पूछा था, कमेंट करके डाउट में पूछा था मुझसे कि सर एक बात बताओ, CH3 CO CS2 CS3 ब्यूटेनोन कैसे, इसको हम ब्यूटेनोन क्यों कह रहे हैं, इसको हम ब्यूटेनोन क्यों कह रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करते हो तो CH3 का मतलब एक कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ, एक कार्बन जिसपे ऑक्सीजन जुड़ा है डबल बॉन्ड O से, ठीक है, एक कार्बन जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं और उसके बगल में एक और कार्बन जिसपे 3 हाइड्रोजन जुड़े। अब आप बच्चे खुद बताओ, क्या ये ब्यूटेनोन नहीं होगा, क्या ये ब्यूटेनोन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वही स्ट्रक्चर है ना ये भी। तो क्या है यहां पर 4 कार्बन की चेन और एक बीच वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो जब किसी कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगता है, उसके दोनों तरफ रिंग होते हैं, तो वो कीटोन बनाता है, कीटोन बनाता है। और क्योंकि 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन,
तो ब्यूटेनोन हो गया ना, यही तो होगा ब्यूटेनोन, और क्या होगा ब्यूटेनोन। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो गया। यहां पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम है, शायद ये लास्ट फंक्शनल ग्रुप है जो हमें पढ़ना है अभी क्लास 10th में। कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा अच्छा ग्रुप है ये, इसके कंपाउंड्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं बात करूं, तो अगर मान लेते हैं मेरा ये मीथेन है, और इस मीथेन में मैं क्या करूं, एक हाइड्रोजन को हटाऊं और उसकी जगह पर OH जोड़ दूं, और दो हाइड्रोजन को हटाऊं, और उसकी जगह पर डबल बॉन्ड O जोड़ दूं, तो ये जो हमारा ग्रुप तैयार हुआ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप तैयार हो गया। मतलब एक ही कार्बन पर दो चीजों का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक तो OH ऐड हो रहा है और उसी कार्बन पर, सेम कार्बन पर, लेकिन अलग अलग पर नहीं, सेम कार्बन पर क्या हो रहा है, O भी जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड O भी जुड़ रहा है। तो ये कौन सा ग्रुप बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका, तो फॉर्मूला लिखने का तरीका अलग है, ये ग्रुप एक तरफ और बाकी चेन एक तरफ। तो यहां बाकी चेन में सिर्फ हाइड्रोजन है, और ये कैसे, COOH, क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथेनोइक एसिड। और इसका एक जनरल नेम भी है फॉर्मिक एसिड। आपने एंड बाइट वाला पढ़ा होगा अगर चैप्टर 2 में, कि एंड बाइट जब करते हैं तो हमारे बॉडी में फॉर्मिक एसिड छोड़ देते हैं, ये वही एसिड है। आ रही बात समझ में। अगला बढ़ते हैं, अगर दो चेन हो तो डबल बॉन्ड हो, OH। ठीक है, नाम कैसे, ये ग्रुप एक तरफ बाकी चेन एक तरफ, तो बाकी चेन में CH3 है और इसमें क्या है, COOH। तो नाम क्या हो गया इसका, इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया, इथेनोइक एसिड। अच्छा, 3 कार्बन की बात करते हैं। तो क्या हो गया, बाकी चेन एक तरफ, ये ग्रुप एक तरफ, तो चेन कितने की, 2 कार्बन की, 5 हाइड्रोजन लगा हुआ है, COH। नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, अगला क्या है, 4 कार्बन की बात करते हैं। तो बाकी चेन एक तरफ, ये ग्रुप एक तरफ, तो कैसे लिखेंगे, CH3 C3H7 COOH। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, अगले 2 कंपाउंड्स और देख लेते हैं, पेंटेनोइक एसिड देख लेते हैं और हेक्सेनोइक एसिड देख लेते हैं। तो बाकी चेन एक तरफ, ये ग्रुप एक तरफ, तो ये क्या हो गया, C4H9 COOH। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, लास्ट वाला कर लेते हैं, हेक्सेनोइक एसिड। तो क्या हो जाएगा ये, C5H11 COOH। ये हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, लिख लीजिए इसको, बना लीजिए कॉपी में। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आएगा, सर यहां जो आपने एंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH जोड़ दिया है, क्या बीच में पॉसिबल नहीं है? तो आप खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं ब्यूटेन को उठा लूं, ऐसे ब्यूटेन को उठा लूं, और सपोज दैट मैंने डबल बॉन्ड O जोड़ दिया किसी बीच वाले कार्बन पर, 2 हाइड्रोजन हटाया, 2 हाइड्रोजन को हटाया और डबल बॉन्ड O जोड़ दिया। अब क्या OH जोड़ पाऊंगा? कार्बन की तो वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, इसने चार्ज शेयरिंग कर ली, बात खत्म। तो यहां OH जोड़ने के लिए मेरे पास क्या है, OH जोड़ने के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है,
कि कार्बन के साथ एक कार्बन पास एक इलेक्ट्रॉन और मैं OH लाके जोड़ दूं, इस वजह से यहाँ पर जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स होते हैं उसमें जो ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है O का और डबल बॉन्ड O का और OH का, वो एंड वाले कार्बन पर ही होता है। ठीक है, आसान है ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ लिया। अब एक कॉमन चीज आप नोटिस करना, अब हम पहले तो होमोलॉगस सीरीज की बात करते हैं, फिर हम वापस से अल्कोहल एल्डिहाइड पर आते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? A series of compounds in which the same functional group substitutes for hydrogen in a carbon chain is called homologous series। एक ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप आता है, सेम फंक्शनल ग्रुप आता है और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ऐसी सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। सेम फंक्शनल ग्रुप आता है और क्या करता है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है, तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। जैसे अभी हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा, तो अल्कोहल में CH3OH, C2H5OH, C3H6OH, सॉरी C3H7OH, C4H9OH, C5H10OH, H not 10 11, this is 11, H11OH, ये सभी सेम फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी में जो सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, क्योंकि सभी में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो OH जुड़ा है, सभी में जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो OH जुड़ा है, तो इसीलिए ये सब सेम होमोलॉगस सीरीज में बिलोंग करते हैं। और होमोलॉगस सीरीज की चर्चा मैंने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में भी करी थी। मैंने कहा था एल्केन के जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, एल्कीन के जो भी कंपाउंड्स हैं वो सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, एल्काइन के जो भी कंपाउंड्स हैं वो सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। और वहां पर मैंने ये बात को कहा था कि जब आप एक से नेक्स्ट कंपाउंड में जाओगे, एक से नेक्स्ट कंपाउंड में जाओगे, तो वहां पर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कार्बन 1 से 2 हो गया तो एक कार्बन बढ़ गया, हाइड्रोजन 3 से 5 हो गए तो ये 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। वैसे अगर आप इस कंपाउंड से इस कंपाउंड की तरफ जाओगे तो एक कार्बन बढ़ गया, 2 कार्बन से 3 कार्बन हो गए और 2 हाइड्रोजन बढ़ गए, 5 हाइड्रोजन से 7 हाइड्रोजन हो गया। वैसे ही आप नेक्स्ट कंपाउंड में जाओगे तो 3 से 4 कार्बन हो गए और 2 हाइड्रोजन बढ़ा। तो आप जैसे जैसे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ प्रोसीड करोगे आपको ये गैप दिखने लगेगा, आपको CH2 का गैप दिखेगा, एक से नेक्स्ट कंपाउंड में CH2 का गैप दिखेगा। हाँ, एक से नेक्स्ट कंपाउंड में दिखेगा, ऐसा नहीं कि आप बात करो CH3OH की और C4H9OH की और कहो सर इसमें तो CH2 के गैप से ज्यादा का गैप है। वो मूर्खता नहीं करनी, हमें एक से नेक्स्ट कंपाउंड में जाना है, तब हम CH2 का गैप देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप एक से नेक्स्ट कंपाउंड में जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा। और कितने से बढ़ता चला जाएगा? 14U से बढ़ता चला जाएगा। आप मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? थोड़ा CH3OH का निकाल के देखो, CH3OH का मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखो तो कैसे निकालते? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 3 हाइड्रोजन तो इंटू 3, फिर ऑक्सीजन आ गया तो 16 और फिर हाइड्रोजन आ गया तो 1। कितना मास आएगा इसका? 12 प्लस 3 प्लस 17, तो 17 3 20 और 20 10 30 और 30 2 32, 32U आएगा। इसका मास कितना आएगा? 32U आएगा। CH3OH का मास कितना आया? 32U आया। C2H5OH का निकालते हैं, C2H5OH का मास निकालो, C2H5OH का मास निकालो। 2 कार्बन तो 2 इंटू 12, 5 हाइड्रोजन तो 5 इंटू 1, एक ऑक्सीजन तो 16 और एक हाइड्रोजन तो 1, तो क्या हो जाएगा? 24 प्लस 5 प्लस 17, तो 17 5 22 और 22 और 22 और 24 46U हो गया। कितना हो गया? C2H5OH का मास कितना हो गया? 46U हो गया। C3H7OH का बस ये लास्ट निकलवा रहा हूं आपसे, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। C3H7OH का तो 3 कार्बन तो 3 इंटू 12, 7 हाइड्रोजन तो 7 इंटू 1, एक कार्बन एक ऑक्सीजन तो 16, एक हाइड्रोजन तो 1, तो 36 प्लस 7 प्लस 17, 36 प्लस 7 प्लस 17, तो 7 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 17 हो जाएगा 24 एंड 24 प्लस 36 तो 60U आ रहा है। तो C3H7OH का 60U, गैप देखो कितने का है। CH3OH का जो मास है 32 है और C2H5OH का मास कितना? 46, तो आप माइनस करोगे तो 14U आपको मिलेगा। वैसे ही C2H5OH और C3H7OH का अगर मास का डिफरेंस निकालोगे तो 14U मिलेगा। तो आप देखोगे जैसे आप एक से नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे आप एक से नेक्स्ट कंपाउंड
एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे हो, तो जो डिफरेंस आ रहा है एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास में, वो 14 यू का आ रहा है। तो होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, एक से नेक्स्ट कंपाउंड में CH2 का गैप आ जाता है, और जो मासेस होते हैं वो 14 यू से इंक्रीज कर जाते हैं। अगर आपसे बाई चांस पेपर में पूछ ले राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज, तो आपके पास ये सब पॉइंट्स है बताने के लिए कि होमोलॉगस सीरीज जो होती है उसमें एक तो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, दूसरा जो एक से नेक्स्ट कंपाउंड में गैप होता है वो CH2 का गैप होता है, तीसरा कि जो मॉलिक्यूलर मासेस हैं वो 14 यू से बढ़ते चले जाते हैं हर नेक्स्ट कंपाउंड में। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई होमोलॉगस सीरीज की। जैसे ये मैंने अल्कोहल को एग्जांपल लेके समझाया, आप एल्डिहाइड में देख लो, कीटोन में देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लो, सभी सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। चाहे आप एल्डिहाइड देख लो, चाहे कीटोन देख लो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड देख लो, सभी में जो गैप आता है एक से नेक्स्ट कंपाउंड में CH2 का आता है, और जो मासेस में गैप आता है वो 14 यू का आता है। मैं कुछ करके दिखा देता हूं आपको। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया CH3, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला कंपाउंड मिथेनोइक एसिड हो गया, ठीक है, तो और दूसरा हो गया इथेनोइक एसिड, तीसरा हो गया प्रोपेनोइक एसिड। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से CH कॉमन क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप COOH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये कॉमन है सभी में। गैप देखो, यहाँ 0 कार्बन था और यहाँ 1 कार्बन हो गया, तो 1 कार्बन बढ़ गया, यहाँ 1 हाइड्रोजन था और यहाँ 3, तो 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। कितने का गैप आ गया, CH2 का गैप आ गया। यहां से यहां देखो, 1 कार्बन से 2 कार्बन हो गया और 3 हाइड्रोजन से 5 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 का, तो CH2 का ही गैप आ रहा है। मासेस में भी गैप कितने का आएगा, 14 यू का आएगा। तो ये सभी सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप पूछ ले, जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप लगा हो, एक से नेक्स्ट कंपाउंड में CH2 का गैप हो, और जो मासेस में डिफरेंस हो वो 14 यू का डिफरेंस हो, तो वो सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होमोलॉगस सीरीज से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करते हैं। क्या होता है होमोलॉगस सीरीज में, होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाता है, जैसे हमने देखा ना अभी कि जैसे हम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ गए तो मासेस जो है वो 14 यू से बढ़ रहे हैं, मासेस जो है कंपाउंड्स के 14 यू से बढ़ रहे हैं। जैसे हम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की तरफ जाते हैं और मासेस बढ़ने लगता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन, ग्रेडेशन का मतलब प्रॉपर्टी का अपग्रेड होना, प्रॉपर्टीज का अच्छा होना, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रेड हो जाती है। ग्रेडेड होने का मतलब होता है ये नहीं कि इंक्रीज हो रही है, प्रॉपर्टीज इंक्रीज, यहाँ ग्रेड का मतलब इंक्रीज से नहीं है, ग्रेड का मतलब यहाँ पर है कि प्रॉपर्टीज और अच्छी होती चली जा रही है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है तो वो और ज्यादा हाई होता चला जा रहा है, सोल्यूबिलिटी है तो सोल्यूबिलिटी और बढ़ती चली जा रही है, मतलब वो इजिली और ज्यादा सोल्यूबल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम होमोलॉगस सीरीज में एक से दूसरे कंपाउंड की तरफ जाते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन देखने को मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो बेहतर होने लगती है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज करने लगता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से इंक्रीज करने लगता है। होमोलॉगस सीरीज में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने लगती है और सॉल्युबिलिटी भी जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाती है, वो ज्यादा इजिली सॉल्यूबल हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जैसे एक सेम होमोलॉगस सीरीज में अलग अलग कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगी, डिपेंड करेगा उनका मॉलिक्यूलर मास कितना है उस सीरीज में, और साथ ही साथ उनकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होने लगेगी मॉलिक्यूलर मास के साथ। और लेकिन ये जो चेंज आपको दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में देखने को मिलेगा। होमोलॉगस सीरीज में जो भी चेंजेस आएंगे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में वो सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड नहीं करेगी, बिल्कुल भी कंपाउंड्स पर डिपेंड नहीं करेगी। मॉलिक्यूलर जो वहां पर कंपाउंड्स पर तो करेगी, मेरा कहने का मतलब ये कि वो कंपाउंड्स कितने बड़े हैं, कितना चेन बना रहे हैं, इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पर। चाहे मिथेनॉल हो, चाहे इथेनॉल हो, चाहे प्रोपेनॉल हो, चाहे ब्यूटेनॉल हो, सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होंगी, सिमिलर होंगी, नॉट एग्जैक्टली सेम, सिमिलर होंगी। जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी एग्जैक्टली जो है वो सिमिलर रहेंगी सभी कंपाउंड्स के लिए जो सेम फंक्शनल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जितने भी अल्कोहल के कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, जितने भी आपके एल्डिहाइड के कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, जितने भी कीटोन्स के कंपाउंड हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। वेयर एज अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कीटोन में ही अगर एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा एक का कम है तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, और जिसका कम है जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है
उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, लो होगी। इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है एनसीईआरटी, जैसे मैं ही आपसे पूछ लूं, मैं आपको 3 कंपाउंड्स के नाम लिख के दे दूं आपसे, मैं बोल दूं ये बताओ अच्छा मैं आपसे बोल दूं C2H5OH, C4H9OH और C6H13OH में किसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, किसकी सभी अल्कोहल सीरीज से बिलोंग करे, और मैं पूछ रहा हूं आपसे क्वेश्चन किसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है और कौन ज्यादा अच्छा सॉल्युबल है, यानी किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा बेटर है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, यानी कौन सा चेन वाला कंपाउंड ज्यादा लंबा है। तो आपको ये वाला कंपाउंड दिख रहा होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा क्योंकि ये चेन लंबी है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, और साथ ही साथ क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा बेटर होगी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको 4-5 कंपाउंड दिए होंगे, आपसे पूछेगा इनको अरेंज करो। अच्छा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का भी फैशन है क्वेश्चन पूछने में, तो कहेंगे 4-5 कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे आप क्या करो, इनको इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनको इनकी इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट और इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करो। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में अरेंज करो। तो आपको क्या देखना है, आपको मॉलिक्यूलर मास पर जाना है। आप सीधे मॉलिक्यूलर मास देखा, किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम, और मॉलिक्यूलर मास निकाल करके आप क्या कर सकते हो, इजीली उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में उनको अरेंज कर सकते हो। जिसका जितना ज्यादा मास होगा या जितना लंबा चेन होगा वो उतना ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। जिसकी चेन जितनी छोटी होगी, जिसका जो चेन जितनी ज्यादा छोटी होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा कम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा कम होगा। इस तरह हमने अपने फंक्शनल ग्रुप तक जो है अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अभी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन बच रहा है, साथ ही साथ इसमें अभी हमें इथेनॉल और इथेनोइक एसिड और सोप एंड डिटर्जेंट, ये 3 टॉपिक्स को कवर करना है। वो मैं अगले 3 लेक्चर्स में या 2 लेक्चर्स में कवर कर लूंगा, और इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े, हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करिए आप लोग, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और आप अपना कोई भी डाउट मुझे कमेंट में बेझिझक पूछिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपको रिस्पॉन्स ना करूं, मैं जरूर आपके डाउट का रिस्पॉन्स करूंगा, उसी दिन कमेंट में कर दूंगा, आपकी रिप्लाई में कर दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब आऊंगा तो पहले आपका डाउट डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू।